स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार, पीजीटी बायोलॉजी सरस्वती विद्या मंदिर मुंगेर बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ये मेरा पहला क्लास है और इस क्लास में मैं चर्चा करने जा रहा हूं बायोलॉजी का कैरियर क्या है, क्यों बायोलॉजी हम रखें, क्या इसका स्कोप है। तो इस संबंध में ढेर सारे लोगों में मिसकॉन्सेप्शन है कि बायोलॉजी एक रटंत विद्या है, महंगी पढ़ाई है, इसमें कैरियर का अभाव है। अगर मेडिकल हम कंप्लीट कर पाए तो ठीक है, नहीं तो सड़क पे आ जाएंगे। ऐसा जो लोग भी सोचते हैं उन्हें इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं रहती। और मैं कहता हूँ, मैं आपके सामने रखूँगा आंकड़ा, जितना इसमें कैरियर है, जितना स्कोप है, उतना किसी भी विषय में नहीं है। जनरल आप कोई भी विषय लेके पढ़ें, उसमें जैसे आपका चयन शुरू होता है 10th के बाद, 11th में आप आर्ट रखें, कॉमर्स रखें या साइंस रखें। साइंस में 2 स्ट्रीम मेनली है, एक बायो लेकर के और एक मैथ्स लेके। अगर आप मैथ्स रखते हैं तो आप इंजीनियरिंग के लिए माने जाते हैं कि आप इंजीनियरिंग तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद अगर बायो रखते हैं, इसका मतलब है कि आप मेडिकल में जाना चाह रहे हैं। मुख्य रूप से यही लोग मानते हैं और अधिकांश लोग मैथ्स का चयन करते हैं, क्योंकि उसमें जो जैसा मैंने कहा भ्रांति है, एक मिसकंसेप्शन है, एक गलत अवधारणा है कि इसमें कैरियर का अभाव है। तो आप कोई भी विषय लेके पढ़ें। अगर आप इंटर किए हैं, जनरल स्ट्रीम एक होता है, तो उसमें आप बीटी करेंगे तो प्राइमरी स्कूल की टीचर बनेंगे। ग्रेजुएशन करके अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनेंगे। अगर आप पीजी किए हैं और किसी भी विषय से और वो आप बीएड किए हैं तो आप +2 के टीचर बनेंगे, या सीधे पढ़ करके आप नेट क्वालिफाई कीजिए, पीएचडी कीजिए तो उस विषय में आप लेक्चरर बनेंगे। तो इसमें कोई सब्जेक्ट का बैरियर नहीं है, किसी विषय से आप ये सब कर सकते हैं। दूसरा है कि आप ग्रेजुएशन करके आप जनरल कंपटीशन जो है, एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, पीओ है, एलडीसी, यूडीसी, ये सभी में जा सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट का कोई बैरियर नहीं। इस कंपटीशन में जनरल जो मैथमेटिक्स आते हैं 10 तक आते हैं का आता है और आसानी से बन जाएगा, और सिर्फ उसमें फास्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो स्पेशलाइजेशन जो है वो शुरू होता है कि आप जैसे मेडिकल में जाना है कि इंजीनियरिंग में जाना है, या और जैसे कॉमर्स लेकर के ये कंपनी सेक्रेटरी में जाना है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, जो भी ये सब कई क्षेत्र, ढेर सारे क्षेत्र खुले हुए हैं। तो आप जैसे बायो रखते हैं, जनरली लोग कहता है कि ये इसमें करियर नहीं है, तो इसमें आप मेडिकल में मैथ लिए तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, वेटनरी एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। लेकिन अगर बायो लेके जाते हैं तो आप एमबीबीएस जो है मेडिकल, उसमें जा सकते हैं। फिर वेटनरी जो पशु चिकित्सक हैं उसमें जा सकते हैं। डेंटिस्ट जो है दंत रोग चिकित्सक, उसमें जा सकते हैं यार। और इसके अलावे ढेर सारे स्ट्रीम है, 100 से ज्यादा स्ट्रीम है। जैसे कि आप बायोमेडिकल है, बी फार्मा है, एग्रीकल्चर है, फिर पीसी कल्चर है, सेरीकल्चर है, लैब कल्चर है, फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, इसके अंतर्गत फिर टिश्यू कल्चर है, क्लोनिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये जीन थेरेपी है, ये सारे हैं। और इसके अलावे आपको रेडियोलॉजी है, जिसमें कि सीटी स्कैन वगैरह, एमआरआई वगैरह किए जाते हैं, उसका एनालिसिस होता है। इस सभी में गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों उपलब्ध हैं, दोनों अपॉर्चुनिटीज हैं। और इसके अलावे आपको जैसे बायोमेडिकल्स हैं जो ये क्या कहते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उसके लिए बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल ऑर्गन्स वगैरह, ये है। इसके बाद फिर आपको ये ऑप्थेल्मोलॉजी है, जैसे आंख की जांच करने वाले हैं, इक्विपमेंट लेके आप कर सकते हैं। जैसे कोई ढेर सारे लोग देखते हैं, लोगों को आंख चेक करता है, 100 रुपया लेता है, और
फिर चश्मा बनाता है। अगर दिन में 100 का भी चेक किया, 100 रुपया लेता है तो 10 रुपया पर डे होगा। इतना साधारण जानकार मैथ वाले को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके बाद आपको फिजियोथेरेपी है, उसमें आप डिप्लोमा से लेकर पीजी तक का कोर्स कर सकते हैं और ये सस्ती पढ़ाई है, महंगी नहीं है। और कहीं भी किसी भी शहर में फिजियोथेरेपी वाले बेरोजगार बैठे नहीं रह सकते हैं। आपने आज तक नहीं सुना अगर कोई मेडिकल करके डॉक्टर बेरोजगार है। कई डॉक्टर तो का प्रैक्टिस 10-10 लाख एक दिन में है और ऐसा शायद किसी इंजीनियरिंग वाले को ये मौका उपलब्ध नहीं होगा। वो तो प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब पर निर्भर करते हैं, जबकि डॉक्टर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना नर्सिंग होम खोल सकते हैं। आजकल देश में ढेर सारे नर्सिंग होम्स हैं और अरबों में पैसा कमा रहे हैं। अब मैक्स हॉस्पिटल का नाम सुने होंगे, अपोलो का सुने होंगे, ढेर सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावे आपको ओटी असिस्टेंट है, एनेस्थेसिया है, जो बेहोशी की दवा दी जाती है ऑपरेशन करने के पहले, उसके एक्सपर्ट होते हैं। सिनेटरी है स्वच्छता विभाग में। फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। ढेर सारे यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ढेर सारे क्या करते हैं, इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं जो मैथ में इंजीनियरिंग को छोड़ के बाकी सारे जो वो कर सकते हैं वो सारे ये कर सकते हैं बायोलॉजी लेकर के। लेकिन जो बायोलॉजी वाले कर सकते हैं, मैथ वाले की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो और दूसरी बात करते हैं कि ये कहता है कि ये लंबा कोर्स है, 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स होता है और 4.5 साल का मेडिकल का कोर्स होता है। इसके बाद शुरू होता है आपका ये क्या कहते हैं, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में पैसा मिलता है उसको गवर्नमेंट ये घर से लेने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने पैसे से पढ़ सकता है। और 1 साल के बाद फिर आप इंटर्नशिप में ही पीजी एंट्रेंस देंगे। अगर हो जाता है तो आपका शुरू होगा पीजी और उसमें करीब 70,000 रुपये मिलता है। और अगर नहीं हुआ तो हाउस जॉब करेंगे, उसमें भी उतना ही पैसा मिलता है। इस तरह से आप आगे सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्स करते हैं तो अपना पढ़ते हुए कमाते हुए कर सकते हैं। गार्जियन से 4.5 साल तक ही पैसा लेना पड़ता है। तो आप देख लीजिए MD के बाद भी जॉब उपलब्ध है 4.5 साल के बाद, इंजीनियरिंग में 4 साल के बाद। अगर इसमें सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन होता है तो 6 से 10 हजार तक एडमिशन फीस साल में एक बार फी लगता है। हॉस्टल भी बहुत सस्ता उपलब्ध, 150 रुपया में साल भर आप रह सकते हैं, यानी 12.5 रुपया पर मंथ। सस्ती हुई, इतनी सस्ती किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हुआ। कहीं इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए आपको 10 से 12 लाख रुपये खर्च होंगे। उसके बाद भी लोग आते हैं, डिग्री मिल जाती है, जॉब नहीं मिलता है। उतना खर्च करने के बाद कई प्राइवेट कंपनी से सिक्योरिटी मनी मांगते हैं, मुश्किल से 10,000 15,000 रुपया देता है। कई लोग तो सेल्समैन का काम करते हैं, फिर आकर के नहीं जॉब मिलता है, पीओ तैयारी करता है। अगर पीओ की तैयारी करना है तो फिर इंजीनियरिंग की 10-12 लाख खर्च के डिग्री लेने की क्या हो सकता है। तब तो उसको जनरल किसी आर्ट विषय से करना चाहिए, ग्रेजुएशन और देना चाहिए। ये बाकी कंप्यूटर SSC वगैरह रेलवे बैंकिंग जो भी है, इसके लिए इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं। तो इसमें आपको इंजीनियरिंग वाले में डिपेंड करना पड़ता है सरकारी या प्राइवेट जॉब पर। लेकिन मेडिकल में वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है, अपना क्लिनिक खोल सकता है। तो ये आपका कोर्स भी 4.5 साल का, पढ़ाई भी पैसा ज़्यादा नहीं लगा। अगर गवर्नमेंट जॉब हो जाता है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो उसमें पैसे कम लगते हैं। और सीट भी इधर काफ़ी मेडिकल में बढ़ा दिया। अब एक ही नीट होने जा रहा है, अलग अलग मेडिकल तैयारी करने की जरूरत नहीं है। FMC या एम्स या जनरल जो नीट है वो नीट के थ्रू ही सब होगा। तो बहुत कम क्या कहते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होना चाहिए, लक्ष्य बिल्कुल साफ अर्जुन की तरह मछली का आंख देखने जैसा प्रयास होना चाहिए। अवश्य करेंगे, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप बायो ही रखिए, जिसमें इंटरेस्ट है उसको आप रखिए और उसमें जुनून से पढ़िए, एक स्ट्रेटेजी से पढ़िए, एक शेड्यूल बना के पढ़िए और आप में नियमितता होनी चाहिए और तो जरूर आप करेंगे। तो ये
बी और कहता है रटंत विद्या। रटंत विद्या नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल है। अगर किसी चीज का कॉन्सेप्ट हो गया तो फिर आप उसे भूलेंगे नहीं। और शरीर से जुड़ा हुआ चीज बायोलॉजी है, इंटरेस्टिंग है और समाज सेवा भी है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इतने सारे ब्रांच हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटी है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, पैसा है, सब कुछ है। तो इस किसी के बहकावे में ना पड़े कि अगर बायो रख लिए मेडिकल नहीं कि सड़क पर जाएंगे। सड़क पर नहीं, आपके सामने सैकड़ों स्ट्रीम खुले हुए हैं, ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज हैं किसी भी विषय से देखिए। तो ये तो हुआ कैरियर के संबंध में, स्कोप के संबंध में। बायोलॉजी का स्कोप बहुत ही ब्राइट है और किसी क्षेत्र में आप जा सकते हैं। जैसा मैंने बताया, रेडियोलॉजी है या फिजियोथेरेपी है, सैनिटरी है, एनेस्थेसिया है, और इसके अलावा भी बायोमेडिकल जैसे बताए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स बताए, यूरोलॉजिस्ट बताए, और ढेर सारे ब्रांच है। तो और आज हम देखेंगे कि आज ये पहला क्लास है, ये आप 11th का है, सब्जेक्ट बायो है, इंट्रोडक्टरी क्लास। और इसमें ये सिलेबस को मैंने दिखाया है कि इसको जो 11th का सिलेबस है 5 यूनिट में बांटा गया है। पहला यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इसको टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। अलग अलग जीवों को अलग अलग फाइलम में बांटे गए हैं। और उसमें सिलेबस दिया गया 27 पीरियड्स में, क्लास में इसको समाप्त करना है इस यूनिट को। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड में वो 12 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और दूसरा यूनिट जो है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, यानी इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसमें प्लांट और एनिमल के मॉर्फोलॉजी के संबंध में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर जो इसके स्ट्रक्चर हैं उसको पढ़ेंगे। और इसको भी 27 पीरियड्स में समाप्त करना है। और इसमें 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनुअल एग्जाम में, क्योंकि 11th में बोर्ड फेस करना नहीं पड़ता है, 12 में करना पड़ता है। तो जो स्कूल में ऑर्गेनाइज होता है इंटरनल एग्जाम, उसमें। तीसरा यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसको साइटोलॉजी भी कहते हैं। और इसको 26 पीरियड्स में समाप्त करना है। और इसमें 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनुअल एग्जाम में। और चौथा यूनिट जो है वो है प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक, वर्किंग ऑफ ऑर्गन्स इज नोन एज फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी के विषय पढ़ेंगे। और ये इसमें 40 पीरियड से अलॉटेड है, यानी कि इस यूनिट को 40 पीरियड्स में समाप्त करना है। और इस टॉपिक से, इस यूनिट से 17 मार्क्स के क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में पूछे जाएंगे। लास्ट जो यूनिट है, 5वां यूनिट, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसको भी 40 पीरियड्स में समाप्त करना है। और इस यूनिट से 17 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनुअल एग्जाम में। तो कुल मिला के 160 पीरियड्स में पूरे 11th के सिलेबस को समाप्त करना है। और थ्योरी जो है वो है 70 मार्क्स के, यानी 70 मार्क्स के थ्योरी पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल 30 मार्क्स के होते हैं और टाइम 3 आवर्स होते हैं, फुल मार्क्स 30। और पहला इसमें एक लार्ज एक्सपेरिमेंट होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं। और दूसरा एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट होते हैं जो 4 मार्क्स के होते हैं। और इसके बाद एक टेम्पोररी स्लाइड बनाना पड़ता है, तो उसमें वो रहता है 5 मार्क्स के। और फिर चौथा क्वेश्चन जो है वो स्पॉटिंग है। स्पॉटिंग में कई 7 स्पॉट्स होते हैं, वहां पे डिफरेंट मटेरियल्स को सेटअप किया जाता है और उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फिर 2 मिनट का समय रहता है, उसमें बेल बजती है, 2 मिनट के बाद आपको दूसरे स्पॉट जाना है, उतने 2 मिनट में उसका डायग्राम बनाना है और लेबलिंग करना है और आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स लिखना है। और ये 7 मार्क्स के। और इसके बाद जो आपने प्रैक्टिकल किया है उसका कॉपी पे बनाते हैं, रिकॉर्ड है, तो वो रिकॉर्ड और उसके साथ वाइवा है, वो 4 मार्क्स के हैं। और प्रोजेक्ट, रिकॉर्ड एंड वाइवा 5वां क्वेश्चन। ये 6वां क्वेश्चन जो है वो प्रोजेक्ट से एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है
और उसका रिकॉर्ड है, उसके आधार पर वाइवा होता है, उसमें 5 मार्क्स। इस तरह से कुल मिला के 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं, ये रेगुलर क्लास में कराए जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड में भी इस पैटर्न पे, या एनुअल एग्जाम जो स्कूल में होगा उसमें क्या होगा, 1 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 5 मार्क्स के। फिर इस क्वेश्चन को लिखना है 20 वर्ड्स में, या सिंगल सेंटेंस में, या सिंगल वर्ड में, ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है। दूसरा, फिर क्वेश्चन नंबर 6 to 12 ये 2 मार्क्स के होते हैं। इसमें क्या हुआ, ये यानी कि एक हो गया ग्रुप ए, 4 ग्रुप में बटे रहते हैं। ग्रुप ए में 1 से 5 तक नंबर के जो क्वेश्चन है, ये एक नंबर के 5 क्वेश्चन है, उसका उत्तर लिखना है, आंसर करना है किसमें, सिंगल सेंटेंस में या सिंगल वर्ड में। और दूसरा 6 से 12 ये जो है 2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 24। ये 6 से लेके 12 तक, यानी कि 7 क्वेश्चन हुआ, यानी कि 14 मार्क्स का। और ये तीसरा जो होता है ये हो गया ग्रुप बी। अब ग्रुप सी, इसमें आपको 13 से लेकर के 24 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं, यानी कि इसमें कितना हुआ, 12 क्वेश्चन, 12 इंटू 3 इक्वल्स टू 36। और ग्रुप डी जो है चौथा ग्रुप, उसमें 3 क्वेश्चन करते हैं, यानी 25 से लेके 27, 25, 26, 27। और ये जो क्वेश्चन है उसको आपको लिखना है, ये इसमें भूल गए, दूसरा चर्चा करना भूल गए। ग्रुप बी का जो क्वेश्चन है 2 नंबर मार्क्स का, उसको लिखना है आपको 30 to 50 वर्ड्स में। और फिर क्वेश्चन नंबर 30 to 24 जो प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं, उसको आपको आंसर करना है करीब 50 to 80 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। और फिर जो ग्रुप डी के हैं 3 क्वेश्चन 25, 26, 27, इसमें प्रत्येक में 5 नंबर के 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 15। कुल मिला के आप देखेंगे तो ये 70 मार्क्स का पूरता है। और 5 ये जो ग्रुप डी के क्वेश्चन है उसका आंसर आपको करना है 80 to 120 वर्ड्स में। इसको थोड़ा बहुत ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है। 10, 20, 25, 50 वर्ड आगे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं कि 2-3 पेज में नहीं, 1 पेज 1.5 पेज तक में लिख देना है, उतना गिनता कोई नहीं है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का पैटर्न हुआ कि 4 भाग में क्वेश्चन बटे हुए रहते हैं। 11th के 12th के भी बोर्ड में ये पैटर्न है। 1 से 5 नंबर के क्वेश्चन जो है 1 नंबर के होते हैं। इसका आंसर करना है आपको सिंगल वर्ड में, सिंगल सेंटेंस में। और दूसरा जो 6 से 12 है, इसका ये 2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, इसका आंसर करना है आपको 30 to 50 वर्ड्स में। फिर आपको 30 to 24 जो है क्वेश्चन, इसका आंसर करना है आपको 50 to 80 कर सकते हैं वर्ड्स में। और ग्रुप डी की क्वेश्चन है 25 से 27 तक, ये 5-5 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन रहते हैं। इसका आंसर आपको करना है 80 to 120 वर्ड्स में, कुछ ज्यादा भी हो सकता है। तो ये आपका क्या कहते हैं पैटर्न है एग्जाम का। और फिर
कल के क्लास में हम डिफरेंट जो बायोलॉजी के ब्रांचेज हैं उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।